तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 182वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। लगातार 182 सप्ताह से हम कानून की ये यात्रा आपके साथ पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। अनवरत इस यात्रा में आप सहभागी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एफआईआर यानी अपराध घटित होने की पहली जानकारी या पहली सूचना से लेकर के अंतिम आदेश तक किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, किन किन बातों का पर जोर दिया जाता है और क्या सावधानियां रखी जाती हैं। अगर मोटा मोटी हम बात करें तो इन सारी चीजों को कोर्ट प्रोसीजर्स कहते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया कहते हैं। एविडेंस कलेक्शन, चार्जशीट फाइल करना, क्रॉस एग्जामिनेशन से लेकर के अंतिम निर्णय तक और छोटे छोटे बहुत सारे इतने काम होते हैं जिन पर कोर्ट अपनी संज्ञान लेता है और अंत में निर्णय सुनाता है। इस कोर्ट प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट कैप्टन विकास पांडे। आपका स्वागत है सर। टेक्नो लीगल एक्सपर्ट, लगभग 20 सालों से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद के एलुमनाई रह चुके हैं आप। Commissioned as Indian Army officer also, constitutional, administrative law, criminal, arbitration, environmental, industrial dispute, इन सब चीजों में आपकी एक्सपर्टी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सर आज का जो विषय कोर्ट प्रोसीजर पर अपनी बात रखें। विकास पांडे सर, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार। मैं विकास पांडे। क्या मैं ठीक से सुनाई दे रहा हूँ? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। जब मुझे बताया कि अपने ही लोगों के बीच कुछ इस विषय पे कुछ ज्ञान साझा करना है कि एफआईआर से लेके और जजमेंट तक क्या क्या प्रक्रिया है, एफआईआर होने से लेकर एफआईआर शुरू होने से लेकर और जजमेंट के डिलीवर होने तक क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, सीआरपीसी उसमें क्या बोलता है, आईपीसी उसमें कहाँ इन्वॉल्व होता है, बोलना है। तो एक सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में ये खड़ा हुआ कि ये लेक्चर हम ऐसे समय पे कर रहे हैं जब ये तीनों ही कानून जो इस पूरी प्रक्रिया को गवर्न करते हैं, जिनको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आधार स्तंभ है। ये हाल ही में परिवर्तन के एक दौर, नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। ये तीनों ही नए कानून लोकसभा से पारित हो गए हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत होने वाले हैं। कमोवेश मूल अवधारणा में ये जैसे हैं वैसे रहने वाले हैं, पर कुछ एक धाराएं बदली जा रही हैं, कुछ एक चीजों की परिभाषाएं पुनर्लिखित हुई हैं और कुछ धाराएं कम ज्यादा होंगी। आगे पीछे होने की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि बरसों से आईपीसी की धारा 420, इसका मतलब फ्रॉड, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में पिछले 100-150 वर्षों में ऐसे चलन में आ गई है कि लोग आदमी को ही 420 कहने लगे हैं। किसी आदमी को 420 कहने का मतलब है कि हम आईपीसी की धारा 420 के तहत बात कर रहे हैं। अब शायद ये फ्रॉड जो है वो किसी और धारा में आएगा। 302 जिसको मर्डर बोलते थे आईपीसी, अब वो सेक्शन 100 में आ जाएगा। तो मैं यहाँ जब आपको एफआईआर की और बाकी चीजों के बारे में बताऊंगा तो वर्तमान के आज जो लागू कानून है उसके आधार पर तो बताऊंगा, पर ये ध्यान रखिएगा कि ये धाराएं आने वाले समय में आगे पीछे हो सकती हैं। तो धाराओं के कंसेप्ट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, धाराओं के संख्या पर नहीं। जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप उसका है कि हम एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। एफआईआर दो तरीके से दर्ज कराई जा सकती है, मौखिक भी और लिखित भी। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये पुलिस को मिलने वाली प्रथम सूचना है, जो फोन के माध्यम से भी मिल सकती है, बिना फोन के भी मिल सकती है, कोई और भी बता सकता है, जिसके साथ घटना घटित हुई है वह भी बता सकता है, या कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति जिसको घटना की जानकारी हो वह भी बता सकता है। जब ये घटना पुलिस के संज्ञान में आती है, इन दोनों तीनों चारों माध्यम के में से किसी भी तरह से जब पुलिस के संज्ञान में आती है कि कोई घटना घटित हुई है, यहां से पुलिस का काम शुरू होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस उसकी एफआईआर करती है कि नहीं करती। कानून कहता है कि पुलिस ने सिर्फ एक चीज वहां पर फैसला लेना है
कि वह अपराध की जो सूचना उसको प्राप्त हुई है वह कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। यदि वह अपराध कॉग्निजेबल है तो पुलिस को तुरंत उसमें सीआरपीसी 154 के तहत एफआईआर दर्ज करनी है। पुलिस सामान्यतः सुनने में, बोलने में, देखने में हमको ये आता है कि हम पुलिस के पास जाते हैं, और जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो हमको ये सुनने में मिलता है कि पहले जांच करेंगे, उसके बाद ही तो एफआईआर दर्ज करेंगे। पहले पता तो लगा ले मामला क्या है, फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। आपकी, हमारी सबकी जानकारी के लिए, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के पहले जांच का अधिकार नहीं है। सबसे पहले पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होती है अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है सेक्शन 154 में, और अगर वह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 155 में एफआईआर एनसीआर दर्ज करनी होती है। सामान्यतः जब पुलिस 155 में एनसीआर दर्ज करती है तो वो आपके दी गई सूचना का संज्ञान लेती है और उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना जांच शुरू नहीं करती है। यह कानून की स्थिति है। प्रैक्टिकली चूंकि 155 में है, वो नॉन कॉग्निजेबल है, पेटी ऑफेंसेस हैं, छोटे ऑफेंसेस का मामला है, तो पुलिस उसमें सामान्यतः कार्रवाई करती नहीं है। 154 में जब पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, अब यहाँ एफआईआर दर्ज होने के पहले भी थोड़ी परेशानी हम सबको काम करते समय व्यक्तिगत तौर पे आती होंगी, तो हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कई बार पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी एफआईआर दर्ज करने में समय लगाती है, तो ऐसे में हमारे पास क्या रास्ते हैं? हम पुलिस कप्तान से संपर्क कर सकते हैं, उनके पास लिखित में ये सूचना दे सकते हैं कि हम फलाने अपराध की सूचना देने फलाने पुलिस स्टेशन में गए थे और वहां हमारी एफआईआर लिखी नहीं गई। तो पुलिस कप्तान स्वयं भी आपकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं या संबंधित थाने को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई इनकी एफआईआर को लिखा जाए, क्योंकि एफआईआर लिखना यह पुलिस की बाध्यता है कानून के सीआरपीसी सेक्शन 154 के हिसाब से। लेकिन कई बार फिर भी पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, पुलिस कप्तान भी नहीं उपलब्ध हुए, नहीं मिले, मिल भी गए तो उन्होंने बहुत गंभीरता से हमको नहीं लिया। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में हमको सीआरपीसी 200 सेक्शन एक रास्ता देता है जिसमें हम डायरेक्ट कोर्ट के पास एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जब कोर्ट के पास डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करते हैं तो कोर्ट के पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। या तो कोर्ट पुलिस को यह ऑर्डर दे सकता है कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए, जो 156(3) में होता है, या कोर्ट खुद संज्ञान लेकर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकता है। ये हमारे पास एफआईआर की बिगिनिंग से संबंधित प्रावधान है। अब मान लीजिए एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद पुलिस स्टार्ट करती है इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, ये चूंकि आज का टॉपिक जो है वो है एफआईआर, बेल, एविडेंस, विटनेसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन और डिसीजन, ये इंटरलिंक्ड है। तो मैं बीच बीच में वन बाय वन आपको ना बताते हुए जैसे जैसे बताऊंगा कि हमारे पास क्या रास्ते होते हैं। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, यहाँ इस स्टेज पर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको सूचना है कि पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है या एफआईआर पुलिस आपके खिलाफ दर्ज करने वाली है। तो यहाँ आपका प्रश्न खड़ा होता है बेल का। यहाँ आपको, अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया है, आपको आशंका है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो सेक्शन 438 आपको परमिशन देता है एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने का। ये हम सारे ही मामलों में अभी हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं। तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा अंदेशा होने पर, ऐसा संदेह होने पर आप संबंधित न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन सेशन कोर्ट में ही दिया जाता है। सेशन कोर्ट उस जमानत को ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, डिपेंडिंग अपॉन दी मेरिट्स ऑफ द केस, प्राइमा फेसाई मेरिट्स ऑफ द केस। अगर आपकी सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है तो आप अपीलेट अथॉरिटी मींस हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट में अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम सेक्शन एप्लीकेबल है, वहां आपको अग्रिम जमानत के लिए अप्रोच करना होता है। अगर पुलिस ने
आपको गिरफ्तार कर लिया है तो सेक्शन 439 आपको बेल लगाने की परमिशन देता है। ये बेल आप केस के ट्रायल के दौरान कभी भी लगा सकते हैं। आप अरेस्ट होने के बाद से लेकर के केस चलने तक कभी भी इस बेल को मल्टीपल टाइम्स में यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। सेशन कोर्ट अगर आपकी बेल खारिज करता है बीच में, तो आप अपीलेट अथॉरिटीज हाई कोर्ट एंड देन अपील अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एक बात हम सबको ध्यान में रखना होता है कि बेल is the discretion of the court of law. So bail cannot be claimed as a right. हम बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं, बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर है, और उस विवेकाधिकार को कोर्ट केस की परिस्थितियों, केस की आवश्यकता, एविडेंस कलेक्शन की रिक्वायरमेंट, आपके एविडेंस को प्रभावित करने की क्षमता, इन सारे तथ्यों को एनालाइज करने के बाद ही कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचती है कि आपको बेल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस को आपकी जरूरत है, तो अगर पुलिस को आपकी जरूरत है तो पुलिस आपको अरेस्ट करती है। पुलिस ने आपको अरेस्ट किया। लॉ कहता है पुलिस कैन नॉट कीप यू विद द पुलिस फॉर मोर देन 24 आवर्स। 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आपको अपने पास नहीं रख सकती विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर, अगर कोर्ट खुला है तो कोर्ट संबंधित थाने मजिस्ट्रेट के यहाँ, और अगर कोर्ट बंद है तो जिन मजिस्ट्रेट्स आपकी भी रिमांड ड्यूटी लगी है उनके यहाँ पेश करती है। और अगर पुलिस को फर्दर में आवश्यकता है, लीजिए सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, सीजर ऑफ वेपन के लिए आपकी आवश्यकता है, तो पुलिस सामान्यतः आपका पुलिस रिमांड मांगती है। 1 दिन का मांगती है, 2 दिन का मांगती है, 3 दिन का मांगती है। इसका अर्थ क्या है? पुलिस रिमांड का अर्थ यह है कि वो 3 दिन आप जुडिशियल कस्टडी में नहीं रहेंगे, आप पुलिस कस्टडी में रहेंगे। मतलब पुलिस आपको, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईओडब्ल्यू है तो ईओडब्ल्यू अपने पास रखेगी, सीबीआई है तो सीबीआई अपने पास रखेगी, थाना है तो संबंधित थाना आपको अपने पास रखेगा लॉकअप में, और आपसे जो भी सवाल जवाब करने हैं, जो भी पूछताछ करनी है, जो भी आपसे सीजर करवाना है कि भाई बताइए आपने जो डंडा यूज किया था वो कहाँ है, बताइए आपने जो मोबाइल यूज किया था वो कहाँ है, ये सब पुलिस रिमांड में लेने के बाद यूज करती है। अगर कोर्ट आपकी पुलिस रिमांड नहीं देता है तो फिर कोर्ट आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजता है, और जुडिशियल कस्टडी में भेजता है इसका मतलब ये है कि फिर आप जेल जाते हैं। जेल में जो अंडर ट्रायल जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जुडिशियल कस्टडी में हैं। इसलिए जब भी ट्रायल चलता है, सारे एक्यूज माने वो जिसके ऊपर आरोप है, सारे एक्यूज की उपस्थिति, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो या प्रत्यक्ष हो, ट्रायल के लिए आवश्यक होती है। कोर्ट सूचना देता है, जेल से उनकी उपस्थिति इंश्योर करी जाती है। अब ट्रायल बिगिन हो गया है, कोर्ट में आ गया है। अब यहां लॉ में क्लासिफिकेशन है कि अगर वह समन ट्रायल है, मामला जो है वो समन ट्रायल है, तो आरोप निर्धारण की प्रक्रिया नहीं है। मतलब आप केवल एक्यूज को आरोप पढ़ के सुना दिए जाएंगे, बता दिया जाएगा आपके खिलाफ ये आरोप है, आपको आरोप पर बहस करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो सारे मामले हैं जिनमें 2 साल से कम की सजा है। आप सीधे शब्दों में कहें तो ज्यादा गंभीर प्रकृति के मामले नहीं हैं, ये समन ट्रायल मामले हैं जिनमें आरोप पढ़ के अदालत आपको सुना देती है। आप अगर उसी समय कहते हैं कि आई प्लीड गिल्टी, मैं अपने आरोप स्वीकार करता हूं, तो मान लीजिए उस मामले में 1000 रुपए जुर्माना है, 200 रुपए जुर्माना है, या 4 महीने की सजा है, 6 महीने की सजा है, तो कोर्ट आपको उसी समय वर्डिक्ट दे देती है, जजमेंट सुना देती है, आपको सजा हो जाती है। आप अगर लिखते हैं, बोलते हैं कि नहीं, आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, मैं आरोप स्वीकार नहीं करता हूं, केस का विचारण चाहता हूं, तो जब आप ये लिख कर देते हैं तो कोर्ट अगली डेट लगा देती है, आपको वकील खड़ा करने का मौका देती है, और उसके बाद पुलिस की जो स्टोरी है अभियोजन के माध्यम से कोर्ट में प्रोसीड करती है। ये करने के पहले एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट
जो मैं आपको बताना मिस कर गया, जो यहाँ हमको जानना चाहिए, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, वो है चार्जशीट। पुलिस रिपोर्ट में और एफआईआर में थोड़ा फर्क समझने की जरूरत है। यहाँ एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वह पुलिस रिपोर्ट नहीं है। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हमने सुना होगा, लोग कहते हैं भाई पुलिस रिपोर्ट हो गई क्या, पुलिस रिपोर्ट हो गई क्या, पुलिस रिपोर्ट आ गई क्या, आप तुम वहां गए थे थाने, पुलिस रिपोर्ट हो गई क्या। पुलिस रिपोर्ट एफआईआर नहीं है। पुलिस रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद कोर्ट को सौंपती है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में चालान कहते हैं या चार्जशीट कहते हैं। यह सेक्शन 173(2) में पेश होती है अगर कंप्लीट है, अगर इनकम्प्लीट है तो सेक्शन 173(8) में पेश होती है। जब ये चार्जशीट में होता क्या क्या है, चार्जशीट में एफआईआर होती है, जितने भी लोग हैं पुलिस की तरफ से उस अपराध के घटित होने की पुख्ता जानकारी देने वाले, गवाही देने वाले लोगों की सूची होती है। कुछ लोगों के उसमें एक बयान होते हैं, जिनको हम सामान्य तौर पे कहते हैं ना, 161 के बयान पुलिस ने ले लिए, 161 के बयान पुलिस ने ले लिए। तो ये जो 161 के बयान है, ये चार्जशीट का हिस्सा होते हैं। मान लीजिए कोई चोरी हुई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, पुलिस जब एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो जिसके घर में चोरी हुई उनके बयान, उनकी पत्नी अगर उस दिन उपस्थित थी सामने तो उनके बयान, किसी पड़ोसी के वहां उपस्थित होने की, देखने की संभावना है तो घर के सामने के बयान, दिन के समय चोरी हुई तो चौकीदार के बयान। ये सारे बयान, अगर उन्होंने ताला तोड़ा तो वह ताले की जब्ती, जिस सब्बल से तोड़ा उस सब्बल की जब्ती मेमो, ये सारे डॉक्यूमेंट मिलके एक पुलिंदा बनता है, जिसको चार्जशीट कहते हैं या पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। यह डॉक्यूमेंट जब कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट उसका संज्ञान लेता है। जो आरोप लगाकर पुलिस, जो धाराएं लगाकर पुलिस लेकर आई है पुलिस रिपोर्ट में, कोर्ट ऐसी किसी बाध्यता में नहीं रहता कि वह उनको वैसा का वैसा माने। तो अगर वह समन ट्रायल नहीं है, अगर वह वारंट ट्रायल है, मतलब ऐसे सारे मामले जिनमें 2 वर्ष से ज्यादा की सजा है, तो कोर्ट आपको आरोप पढ़कर नहीं सुनाता, कोर्ट आरोप का निर्धारण करता है। इसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है तो आपको उन आरोप पर बहस करने का एक मौका मिलता है कि साहब मेरे खिलाफ ये आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। अभी आपको कैसे पता कि आपके खिलाफ चार्जशीट में क्या है, आपके खिलाफ चार्जशीट में क्या है ये आपको पता रहे, इसके लिए जरूरी है कि चार्जशीट की एक कॉपी आपको उपलब्ध कराई जाए। चार्जशीट की कॉपी पुलिस आपको दे, ये आपका अधिकार है। सेक्शन 238 आई गेस, 237 नहीं 207 208 में ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने होते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास आपका वकील खड़ा है, आप उन लगाए गए आरोपों पे तर्क करने की आपको स्वतंत्रता है। आप आरोप, जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट बिफोर चार्ज, आप आर्ग्यूमेंट करिए। अगर कोर्ट आपके आर्ग्यूमेंट से और चार्जशीट के एनालिसिस से ये पाता है कि आपके खिलाफ 294, 323, 506 का मामला बनाया, साथ में आपके खिलाफ 420 भी लगा दिया, पर 420 तो बनता ही नहीं है, तो कोर्ट वह 420 के आरोप से आपको डिस्चार्ज उसी स्टेज पे कर सकता है। बाकी के आरोप विचारण के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप प्लीड गिल्टी करते हैं तो सब में सजा मिल जाती है, अगर आप नॉट प्लीड गिल्टी करते हैं तो बाकी के आरोप पर केस आगे बढ़ जाता है। अब अगर वह मामला 7 साल से अधिक सजा का है, सेशन ट्रायल का मामला है, तो जिस भी मजिस्ट्रेट के यहाँ चालान पेश हुआ, वह मजिस्ट्रेट उस केस को सेक्शन 209 में कमिट करके सेशन कोर्ट में भेज देता है। क्यों? क्योंकि वह मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है, वह सेशन ट्रायल है। अगर वह छोटा मामला है, 3 साल की सजा का मामला है, 2 साल की सजा का मामला है, 4 साल की सजा का मामला है, तो वह ट्राइबल वाई मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है, तो वह मजिस्ट्रेट के यहाँ ही ट्राई होता है। अब ट्रायल शुरू हो गई है, कोर्ट में पुलिस ने अपनी चार्जशीट जो पेश कर दी है, वो होती है प्रोसिक्यूशन के माध्यम से पेश होती है। प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की एजेंसी है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट में एडीपीओज होते हैं, सेशन कोर्ट में एजीपीज होते हैं, जो
उस चार्जशीट को अभियोजन, जिनको हम सामान्य तौर पे अभियोजन बोलते हैं, अभियोजन की तरफ से वह चार्जशीट पेश होती है और अभियोजन फिर अपने गवाहों को बुलाता है, अपने साक्ष्य कराता है। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस होते हैं। यहां हम अगला टॉपिक विटनेसेस भी टच करना शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस होते हैं। प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस में सामान्यतः सबसे पहला विटनेस होता है जो फरियादी होता है। कोर्ट में पहुंचकर उसके बयान होते हैं। पुलिस उसके 161 के बयान एक बार ले चुकी है और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में अगर ऐसा लगता है कि इनके 164 के बयान कराया जाना भी जरूरी है, तो 164 के बयान इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट पेश होने के पहले ही करा लिए जाते हैं। तो 161 के बयान, 164 के बयान, ये सब चार्जशीट का हिस्सा होते हैं अगर कराए गए हैं तो। 161 के मैंडेटरी हैं, होते ही हैं। चार्जशीट आ चुकी है कोर्ट में, अभियोजन ने अपने गवाह शुरू कर दिए हैं। पहला गवाह जब अभियोजन का आता है, सामान्यतः वह फरियादी होता है। यहां अब 3 शब्द हमारे को सुनने में आएंगे, वो है चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन, जिनको सामान्यतः हिंदी में हम लोग कहते हैं मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। सामान्यतः आपने सुना होगा उसका चीफ चल रहा है, उसका चीफ चल रहा है। सामान्यतः लोग उसको चीफ को चीफ भी बोलने लगते हैं, चीफ चल रहा है। बेसिकली ये क्या है? बेसिकली ये वो बयान है जो अभियोजन गवाहों के कराता है। तो जैसे फरियादी का बयान हो गया, उसका चीफ हो गया, मतलब उसका मुख्य बयान हो गया, वो जो कहना चाहता था वो कहा गया। अब डिफेंस के लॉयर को, जिस पर भी वो आरोप लगा रहा है, उसके वकील को उससे क्रॉस करने का मौका मिलता है। क्रॉस करने का मौका मिलता है मतलब वह उससे ऐसे प्रश्न पूछेगा जिससे वह यह साबित करने की या जानने की या कोर्ट को बताने का प्रयास करेगा कि ये जो बोल रहे हैं इसमें सच्चाई नहीं है, ये कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, या इनको कुछ बता दिया गया है, तो ये वह नहीं बोल रहे हैं जो इनको बोलना चाहिए। ये डिफेंस के लॉयर की कोशिश होती है कि वह अंतर्निहित या तो सत्य को उजागर करे, या जो भी ट्यूटर्ड विटनेस है उसके प्रति कोर्ट का संदेह उत्पन्न करे। ये एक आर्ट है, क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है। क्रॉस एग्जामिनेशन पे अकेले पे लेक्चर चलाए जा सकते हैं 3-4 घंटे। क्योंकि समय कम है और 3-4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनको मैं बहुत शॉर्ट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एफआईआर अकेली 4-5 एफआईआर अकेला 1-1.25 घंटे का टॉपिक हो सकता है। तो वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस लॉयर को क्या कोर्ट के सामने लाना है, क्या नहीं लाना है, उसके हिसाब से वो कलाकारी से अपनी, वो यह उसका एक्सपीरियंस है और इसी से निर्धारित होते हैं कि क्रिमिनल लॉयर बड़े हैं कि छोटे हैं, कि कैसा एक्सपर्टाइज लॉयर का एक्सपर्टाइज क्या है। वह क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इसी तरह जब अभियोजन के साक्ष्य नंबर 2 का चीफ होगा, तो अभियोजन के साक्ष्य उसी का फिर क्रॉस होगा, फिर 3 का चीफ होगा, उसका क्रॉस होगा। ये प्रक्रिया, ये कोर्ट की प्रोसीजर है। ये जब कंप्लीट हो जाएगी और अभियोजन के साक्ष्य हो जाएंगे, और अगर ऐसा लगता है कि भाई इस मामले में एफएसएल के लिए भी कुछ चीजें गई थी, एफएसएल की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो हो सकता है एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद इन्हीं में से किन्हीं का, ये जो जिनके साक्ष्य हो गए हैं, जिनका एविडेंस हो गया है, जिनके बयान हो गए हैं, फिर से बुलाया जाना, फिर से पूछा जाना आवश्यक है, तो उसको हम कहते हैं पुनः परीक्षा। तो सीआरपीसी अलाउ करती है कि भाई उनमें से किसी को दोबारा बुलाकर भी कुछ पूछा जा सकता है। जब अभियोजन के सारे साक्ष्य समाप्त हो जाते हैं, अभियोजन की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल का एग्जीबिशन होना होता है, एग्जिबिट होना होते हैं, वो जब हो जाता है तो फिर शुरू होता है डिफेंस। डिफेंस के पहले एक्यूज्ड स्टेटमेंट होता है। एक्यूज स्टेटमेंट मींस जिस पर आरोप लगा है उसका इस बारे में क्या कहना है, तो वह अपना बात कहता है। वह सबसे पहले नॉट प्लीड गिल्टी करता है। वह बोलता है कि भाई ऐसा नहीं था, ऐसा था, मैंने तो था ही नहीं, मैं तो वहां पहुंचा ही नहीं था, इस तरह की बात करता है। और फिर डिफेंस अपने गवाहों के माध्यम से, मान लीजिए डिफेंस के विटनेसेस है 4, तो पहले डिफेंस के नंबर 1 विटनेस का चीफ डिफेंस लॉयर कराएगा, और गवर्नमेंट एडवोकेट एजीपी या एडीपीओ
उसका क्रॉस करेगा। अब ये रिवर्स क्रॉस शुरू हो गया है। अभी तक अभियोजन के गवाहों का क्रॉस हो रहा था, अब डिफेंस के विटनेसेस का क्रॉस शुरू होगा। वह डिफेंस के विटनेस का क्रॉस करेगा और वह क्रॉस करके ये जाहिर करने की कोशिश करेगा कि जो प्रोसिक्यूशन की पुलिस की स्टोरी है वही वैलिड स्टोरी है। तुम इनको बचाने के लिए आए हो, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो या तुम सच्चाई छुपा रहे हो। वह उसके क्रॉस करने की क्षमता, ताकत और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ये डिफेंस का जब 1 2 3 4 5 इस तरह से जब सारे इनके विटनेसेस हो जाते हैं, ये एक जटिल प्रक्रिया है। मैं जितनी आसानी से बता रहा हूँ उतनी आसानी से होता नहीं है। इसमें कई डेट्स लगती हैं कोर्ट की, कई ट्रायल प्रोग्राम्स बीच में बनते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक अभियोजन के एक विटनेस को क्रॉस करते करते उसमें कुछ तथ्य ऐसे निकल आते हैं, तो वहीं से पुनर्परीक्षा, री एग्जामिनेशन ऑफ द अदर विटनेसेस शुरू हो जाता है। वो करना पड़ता है। ये सब कोर्ट की अनुमति से होता है। अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग प्रोविजंस हैं। कोर्ट की परमिशन के साथ पुनः परीक्षा की जा सकती है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये कोर्ट के सामने कंडक्ट होता है। जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं, अपने डिफेंस लॉयर जब आप क्रॉस कर रहे हैं, तो चीफ कराने वाले एडवोकेट को वहां इंटरवीन नहीं करना होता है। आपने नॉर्मली देखा होगा टीवी में और मूवीज में दिखाई देता है कि जब वो एक वकील जब कुछ पूछ रहा है तो दूसरा वकील बोलता है कि ऑब्जेक्शन मिल लॉर्ड। वो क्यों ऑब्जेक्शन लेता है उस पॉइंट पर? क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि आप इररिलेवेंट फैक्ट पूछ रहे हो। आप जो पूछ रहे हो ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। या वो कई बार अपने विटनेस को बताने की कोशिश करता है कि जब ये पूछ रहे हैं तो तुम ये बोल देना। ये इसको बोलते हैं ट्यूटरिंग ऑफ द विटनेसेस। अगर ये कोर्ट में साबित हो जाए कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान चीफ कराने वाले एडवोकेट ने बीच में उसको सिखाया पढ़ाया, तो उस विटनेस की सत्यता, उस विटनेस की प्रामाणिकता कोर्ट स्वीकारता नहीं। इस प्रोसेस से जब गुजरते हैं, इसके बाद जब दोनों तरफ के एविडेंस हो गए, जब दोनों तरफ के बयान हो गए, दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट्स आ गए, कोर्ट फिर उस सारे एविडेंस को, सारे बयानों को फ्रेम करके, चूंकि इश्यूज कोर्ट पहले ही फ्रेम कर चुका होता है कि इसमें मुख्य समस्या क्या है, इस केस में मुझे निर्धारित क्या करना है, लगाई गई धाराओं की लाइट में और बयानों की लाइट में फिर कोर्ट अपना निर्णय पारित करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि एविडेंस वर्ड आया इसलिए मैं आपको बता दूं कि एविडेंस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है रेलेवेंट एविडेंस, एक इररिलेवेंट एविडेंस और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कोर्ट केवल सेक्शन 5 बोलता है एविडेंस एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, कोर्ट केवल रेलेवेंट विटनेसेस को, रेलेवेंट एविडेंस को स्वीकार करता है। और कौन सा विटनेस रेलेवेंट है, कौन सा स्टेटमेंट रेलेवेंट है? जो मूल विवाद का विषय है। मूल विवाद का विषय मतलब जिसे मान लीजिए ये मामला है कि घटना हुई, ये स्वीकार है, ये हुआ वो स्वीकार है, पर मैं वहां नहीं था, ये एक पार्टी कह रही है और दूसरी पार्टी कह रही है नहीं ये वहीं था। तो केवल ये वहां था या नहीं था के पॉइंट पर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे। अगर ये पूछा गया कि तुम ये बताओ उस दिन तुमने सुबह क्या खाया था, तो सामने वाला वकील कह सकता है साहब ऑब्जेक्शन मिल लॉर्ड। कोर्ट कह सकती है कि भाई ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, वो आप इररिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछिए। इररिलेवेंट क्वेश्चन वो होते हैं जिनका घटना से कोई लेना देना ही नहीं होता। सोमवार के शाम की 7 बजे की घटना है और शनिवार की सुबह 7 बजे आप स्कूटर पे घर से निकले थे कि कार पे घर से निकले थे। सामान्यतः इस तरह के क्वेश्चन इररिलेवेंट होते हैं, तो कोर्ट उसमें इंटरवीन करता है, रोक देता है, बीच में आगे कोर्ट बोलता है कि आप रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछिए। इनकंसिस्टेंट जो होते हैं वो ये उस तरह के फैक्ट्स हैं जो किसी घटना की प्रोबेबिलिटी या इम्प्रोबेबिलिटी को निर्धारित कर देते हैं। हालांकि सेक्शन 11 में जाके ये सारे रिलेवेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, पर ये वो सारे एविडेंसेस हैं जो, जैसे आपने टिकट, आप रहने वाले भोपाल के हैं, आपने शाम को 7 बजे भोपाल से ट्रेन पकड़ी इंदौर के लिए और इंदौर में सुबह घटना कारित करी,
तो आपने शाम को 7 बजे जो ट्रेन पकड़ी उसका टिकट कहाँ है, आपने शाम को 7 बजे टिकट किस ब्रोकर से बुक करवाया, ये सब रिलेवेंट हो जाते हैं सेक्शन 11 में जाके। ये अपना एविडेंस का पार्ट है। जब ट्रायल कंप्लीट हो गई, रेलेवेंट एविडेंसेस आ गए, कोर्ट ने रिकॉर्ड पे ले लिए, फिर कोर्ट उसके बाद जजमेंट देता है। कोर्ट जब जजमेंट देता है तो जब इश्यूज फ्रेम करता है कोर्ट, तो कुछ सीधे सीधे प्रश्न बनाता है कि विचारणीय प्रश्न क्या क्या है कोर्ट के, और एक एक प्रश्न का में आए हुए बयानों, आए हुए जो मटेरियल हुआ है, सीजर हुआ है, एविडेंस का सीजर मेमो आए हैं, जब्ती पत्रक आए हैं, उसकी लाइट में जब वो पूरे बयानों को एनालिसिस करके जब कोर्ट आपको जजमेंट डिलीवर करता है, तो उसमें वो स्पीकिंग ऑर्डर देता है कि भाई ये दोष सिद्धि क्यों की जा रही है और ये दोष मुक्ति क्यों की जा रही है। अगर मान लीजिए कोर्ट ने दोष मुक्ति कर दी तो उसको सामान्यतः बोलते हैं एक्विटल हो गया, और अगर कोर्ट ने आपकी दोष सिद्धि कर दी तो उसको बोलते हैं कि कन्विक्शन हो गया। अगर आपका कन्विक्शन हुआ है तो फिर आपके पास राइट होता है अपीलेट कोर्ट में जाके उस कन्विक्शन ऑर्डर को चैलेंज करने का। ये बात हमेशा ध्यान रखनी होती है, ये हमको कंफ्यूजन में डालती है कई बार। ट्रायल अपीलेट कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता है, ट्रायल कोर्ट में ही चलता है। अपीलेट कोर्ट में वहां जाकर आपको नीचे वाले कोर्ट से ऑर्डर डिलीवर्ड करते में एविडेंस के पॉइंट पर या लॉ के पॉइंट पर कोई गंभीर चूक हुई है वो हाईलाइट करनी होती है, ताकि कोर्ट उस पॉइंट को एड्रेस करते हुए आपको अपने जजमेंट को रिवाइज कर सके, अपील को सुन सके, या आपको एक्विटल कर सके, या आपका कन्विक्शन कंफर्म कर सके। कुछ एक मामलों में कुछ एक एविडेंस आपको अपीलेट कोर्ट में भी प्रोड्यूस करने की परमिशन होती है, लेकिन वो तब जब आप जेन्युइनली कोर्ट की परमिशन से ये साबित कर पाए कि नीचे वाले मामले में जब तक ट्रायल चला तब तक इन डॉक्यूमेंट्स की या इन मटेरियल की या इन गवाहों की उपलब्धता हमको हो नहीं पाई। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कन्विक्शन हो गया और एफएसएल रिपोर्ट आई ही नहीं, तो फिर आप जब अपीलेट कोर्ट में अप्रोच करते हैं तो एफएसएल रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपनी अपील की सुनवाई में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज अपीलेट कोर्ट में नए सिरे से एविडेंसेस प्रोड्यूस करने की परमिशन सामान्यतः नहीं होती। ये ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी तक की बात है। एक चीज बॉटम लाइन हमको एक समझने की जरूरत ये भी है कि जो लोअर कोर्ट है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज एंड बिलो बोलते हैं, यहां पर फैक्ट्स और लॉ, मतलब यहां ज्यादातर जो ड्राइव होते हैं वो है फैक्ट्स, कि भाई केस के फैक्ट्स क्या हैं। तो इश्यू ऑफ फैक्ट्स पे बात होती है। जब हम हाई कोर्ट चले जाते हैं अपील को लेके तो वहां बात होती है इश्यू ऑफ लॉ पे। मतलब हाई कोर्ट आपके नए फैक्ट्स नहीं सुनेगा, सिर्फ ये देखेगा कानून का उल्लंघन तो कहीं नहीं हुआ है, कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ तो नहीं हुआ है। इसलिए हाई कोर्ट में जब जाके आप अपना केस अपील करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपने लोअर कोर्ट के द्वारा की गई कानूनी चूक के बारे में बात करें। जैसे एक इंस्टेंस आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि एफआईआर में अगर कन्फेशन है, मान लीजिए आपने एफआईआर में ये लिखा है, आपने एफआईआर बोली और पुलिस ने ऐसा लिख लिया कि हाँ मैं वहां गया, मैंने शाम को 4 बजे वो मुझे मिला और वो मुझे ऐसा बोला तो मैंने गुस्से में उसको थप्पड़ मार दिया। अब एफआईआर में आपकी इस लाइन को कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, और मान लीजिए आप पे धारा भी वही लगी है, तो इस लाइन को आपके अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे यूज कोर्ट में नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन कहलाएगी कन्फेशन। कन्फेशन, पुलिस के सामने किया हुआ कन्फेशन कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तौर पे यूज नहीं होता। मान लीजिए मर्डर ट्रायल है, आपने कह दिया कि साहब वो मारा, उसने गुस्से में मेरी तरफ डंडा उठाया और बस मैंने भी डंडा उठा के उसका खोपड़ा फाड़ दिया, ये एफआईआर में लिख दिया आपने।
ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो आपके केस को कोर्ट ऑफ लॉ में बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव करे। आपके कन्फेशन की वहां कोर्ट में मान्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि आपने बोला या नहीं बोला पता नहीं, हो सकता है पुलिस ने लिख लिया हो। आपने ऐसा कहा या नहीं कहा, आपने हो सकता है ये कहा हो कि साहब वो मेरी तरफ डंडा लेके दौड़ा और मैं डर के मारे गड्ढे में छुप गया, लेकिन पुलिस ने लिख लिया कि वो मेरी तरफ डंडा लेके दौड़ा, मैंने भी डंडा उठा के उसका सर फोड़ दिया। तो आपने कहा या नहीं कहा, ये कोर्ट ऑफ लॉ में जब कोर्ट आएगा तब आपके जब बयान होंगे तो वो जो आप बयान देंगे वो बयान मटेरियल एविडेंस के तौर पे यूज होंगे। एक लैंडमार्क जजमेंट है अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा है। उसमें डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है कि कन्फेशन बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इस बात का भी हमको जानकारी होना चाहिए। एक सामान्यतः हमको समस्या जो सुनने में आती है वो आती है कि यार पुलिस आ गई गिरफ्तार करने, क्या करें? पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि चलो। ये सामान्य व्यक्तियों की परिस्थितियों की बात है, और ये इसमें कई बार बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि यार अब क्या करें। तो इसमें हमारे कानूनी राइट्स क्या है, थोड़ा सा हमारी जानकारी में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड था तो मैंने कहा मैं इस बारे में बताता हूँ आपको। पुलिस आपको दो परिस्थितियों में गिरफ्तार करती है। समन ट्रायल में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती, वारंट ट्रायल में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। जब पुलिस आपको सेक्शन 41 और 41A में गिरफ्तार करने आती है, मतलब विदाउट वारंट गिरफ्तार करने आती है, तो आप लोगों को आप सबकी, हमारी सबकी जानकारी के लिए एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है जो 2014 का है, और उसी की लाइट में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट और दिया है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। उसमें उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है कि 7 साल से कम सजा वाले ऐसे मामले जिनमें व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाना आवश्यक नहीं है, उनमें गिरफ्तार यदि करना है तो किस किस प्रोसेस को फॉलो करना आवश्यक है। उसमें आपको 41A का नोटिस मिलेगा, आपको पुलिस में स्टेशन आके बयान देने की परमिशन होगी। अगर आप इन सारी शर्तों का पालन कर रहे हैं तो फिर आपको गिरफ्तार करने की कोई भी आवश्यकता पुलिस को नहीं है। एक पुलिस में डीएसपी की उसमें परमिशन लेगी, एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगी, डायरी में रोजनामचे में एंट्री करेगी, फिर आपको नोटिस इशू करेगी। जब नोटिस इशू करके आप उपस्थित हो जाएंगे तो आपके बयान लेगी और आपको जाने देगी। पुलिस आपको गिरफ्तार ऐसे मामलों में नहीं कर सकती जब तक कि अत्यावश्यक ना हो, तब तक कि आपने उन सारी शर्तों का उल्लंघन ना कर दिया हो जो अंतिल कुमार, सत्येंद्र कुमार अंतिल में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब करी है, तब तक आपको गिरफ्तार करने की आवश्यकता पुलिस को नहीं है। और यदि पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है उसके बावजूद भी, तो ये आपके लीगल राइट है। अब अपने वकील के थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ में या इसमें अप्रोच कर सकते हैं। ये 2023 का जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है। कुछ एक सामान्यतः सुनने में आता है ये बेलेबल है, वो नॉन बेलेबल है। ये एक परेशानी ये भी लोगों को आती है, ये बेलेबल ऑफेंस है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल क्या है? तो ये शेड्यूल सीआरपीसी में पीछे दिए हुए हैं। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें बेल आपका राइट है, ये हमको जानकारी होना चाहिए। जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल आपका राइट है। अगर थाने से ही आपको बेल नहीं मिल रही है तो आप जिस दिन कोर्ट पहुंचेंगे उस दिन बेल आपको मिल जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है उसमें बेल एज ए राइट क्लेम नहीं हो सकती, उसके लिए फिर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच करना पड़ता है। अब आप 438 में जाएं गिरफ्तारी के पहले या 439 में जाएं गिरफ्तारी के बाद। एक ये जानकारी भी हमको होना जरूरी है। एक वर्ड और यूज होता है जो सामान्यतः हमारे उपयोग में आता है, वो है कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। तो ऐसे सारे पेटी ऑफेंसेस जो कम सजा वाले हैं उसमें हम वो कंपाउंडेबल होते हैं। हालांकि लिस्ट दी हुई है पीछे पूरी, कौन कौन से कंपाउंडेबल है, कौन कौन से नॉन कंपाउंडेबल है। तो जो कंपाउंडेबल है उनमें समझौता संभव है। तो कोर्ट के सामने हम एप्लीकेशन लगा के वो किसी भी स्टेज पर उस मैटर को कंपाउंड कर सकते हैं। कुछ मैटर नॉन कंपाउंडेबल होते हैं जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया तो उसमें कंपाउंडिंग परमिसिबल नहीं है, उसमें एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा।
हम ये नहीं कह सकते कि साहब हमने जिसको मारा था उसके पापा ने हमको माफ कर दिया है, अब इस केस को खत्म कर दिया जाए, बिकॉज दैट इज द क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। तो उसमें कंपाउंडिंग परमिसिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ये कुछ एक चीजें थी जो एक आध कुछ और मेरे दिमाग से छूट रहा हो, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह रखा हो तो वैसा भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ एक चीजें और ऐड कर। सर एक 5-7 मिनट और ऐड कर दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज और हमको जानना चाहिए कि सामान्यतः हमारे सुनने में आता है कि यार एक ही सजा, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये इसका लीगल प्रोविजन क्या है? तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 हमको डबल जेपर्डी से बचाता है। उसको उसको बोलते हैं डबल जेपर्डी। मतलब एक ही अपराध के लिए हम 2 बार हमको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका सीआरपीसी में प्रावधान है कि यदि कोर्ट ने आपको एक मामले में ट्रायल करके दोष सिद्धि या दोष मुक्ति दे दी है, तो उसी मामले में आपको वापस से आपके खिलाफ मामला नहीं चलाया जा सकता। ये समस्या सामान्यतः कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ। आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा होता ही क्यों है। ऐसा होता इसलिए है कि मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। पुलिस थाने में एफआईआर हुई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस एफआईआर को मान लीजिए उठा लिया किसी सीआईडी ने, तो सीआईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी और कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाया, उसी मामले में पुलिस ने भी चार्जशीट पेश कर दी और सीआईडी ने भी पेश कर दी और एक मामला चल गया। एक मामला मान लीजिए एक ने चार्जशीट पेश करने में देर कर दी और एक मामले में वो अपराधी जो है वो उसको दोष मुक्ति मिल गई। उसके दोष मुक्ति के 6 महीने बाद मान लीजिए सीआईडी पहुंच गई वापस से चार्जशीट लेके कि ये चार्जशीट है, तो यहाँ हमको 300 का बाहर का लाभ मिलता है। सीआरपीसी 300 बोलती है कि जिस मामले में हमको सजा हो चुकी है या जिस मामले में हम दोष सिद्ध हो चुके हैं, उस मामले में हम पे दोबारा से मामला नहीं चलाया जा सकता। ये सीआरपीसी 300 में डिफाइंड है। लेकिन अगर चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पर ही हमको डिस्चार्ज कर दिया है कोर्ट ने और हमारे खिलाफ चार्ज नहीं बनाया, नहीं पाया, आप फर्क समझिएगा, एक्विटल में और डिस्चार्ज में फर्क है। चार्ज नहीं बना है, चार्ज बनने के मौके पर ही कोर्ट ने आपको छोड़ दिया है तो आप डिस्चार्ज कहलाते हैं। अगर कोर्ट ने आपको पूरा चार्ज फ्रेम करके ट्रायल के बाद छोड़ा है तो आप एक्विटल कहलाते हैं। अगर डिस्चार्ज की स्टेज पर कोर्ट ने आपको छोड़ दिया है तो दोबारा भी वह मामला आपके खिलाफ चलाया जा सकता है, क्योंकि ट्रायल बिगिन ही नहीं हुई, आप डिस्चार्ज की स्टेज पर ही छूट गए। ट्रायल कमेंस होने के बाद आपके खिलाफ वह मामला दोबारा नहीं चलाया जा सकता। ये बारीक सा फर्क है जो हमको जानकारी में होना चाहिए। सेक्शन 34 और 120 बी पे से थोड़ा बात कर लें। सेक्शन 34 एक से ज्यादा लोग, सीआरपीसी, आईपीसी एक से ज्यादा लोग मिलजुल कर किए गए अपराध। सीआरपीसी 34 की बात कर रहे हैं आप? जी, एक से ज्यादा लोग अगर शामिल हैं। एक्चुअली क्या होता है, सेक्शन 34 अगर किसी भी अपराध में एक से ज्यादा एक्यूज्ड हैं तो सेक्शन 34 लगाना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 34 कहता है कि दिस क्राइम हैज हैपेंड इन द कनाइवेंस, मींस विड्रॉल्स ऑफ द पावर में ये दोनों के, तीनों के, चारों के सम्मिलित प्रयास से ये अपराध घटित हुआ है। तो सेक्शन 34 बेसिकली उसका इंडिपेंडेंट कोई बहुत पनिशेबल वैल्यू नहीं है, केवल वह यह इंडिकेट करता है कि इस मामले में एक से ज्यादा अपराधी हैं या एक से कम अपराधी या एक ही अपराधी है। तो सर इसको हम क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं। इतने कम समय में और इतने बढ़िया तरीके से मुझे नहीं लगता कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कोई और बातचीत कर सकता था। एकदम से क्रक्स रखा है आपने, राइट फ्रॉम द एफआईआर टू जजमेंट। तो अभी ये सत्र ओपन सत्र है, जिसको भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। आईटी टीम प्लीज अलाउ द माइक, सभी का माइक चालू कर दीजिएगा जी। अपना हैंड रेज करेंगे तो एक एक करके हम बात कर पाएंगे।
जिसको भी प्रश्न पूछना है हैंड रेज करेंगे, हम उनको अनम्यूट करते रहेंगे। जी डॉक्टर लक्ष्मण अपनी बात रखें। आई थिंक आईटी टीम आपने अलाउ नहीं किया अभी। हाँ ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण अपनी बात रखें, आप माइक अनम्यूट कर लें। नमस्ते विकास जी, पांडे जी, बहुत अच्छा तरीके से आपने समझाया, लेकिन मेरा मन में इतना इंटरेस्ट हो गया तो मेरा तो लॉ डिग्री लेना चाहिए। मैं तो लॉ डिग्री का छात्र हूँ बेसिकली। आई वाज ए रिटायर्ड हेडमास्टर, so deep interest already created in my mind to have the degree like law. Please, one thing, what is the difference between the 161 statement, 164 statement, and accused statement? Another question is, suppose one case is job disposed after getting the direct evidences from the police person submitted to the court. Somebody a theft case, चोरी का केस है, पकड़ाया, कच्चा हाथ से पकड़ाया, उसको थाना में जांच हो गया, लेकिन तो by how it is disposed without giving any punishment, how can it be reopened? The provision of reopening the cases, please. ये आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था मैं उसको एड्रेस करता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सेकंड वाला वापस से बोलिएगा। बीच में वॉइस डिस्टर्ब हुई तो मैं कुछ सुन पाया, कुछ नहीं सुन पाया। तो जो पहला वाला क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 161, 164, स्टेटमेंट ऑफ 161, 164 एंड द अक्यूज स्टेटमेंट। एक्यूज स्टेटमेंट एक्यूज के द्वारा दिया जाता है, वो बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ दिया जाता है। 161 का बयान एक्यूज का भी हो सकता है, अभियोजन का भी हो सकता है, गवाहों का भी हो सकता है। ये पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश करने के पहले लिया जाता है। और 164 का जो बयान है, 160 स्टेटमेंट ऑफ 164, ये इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट के सामने क्लोज कंपार्टमेंट में होता है, जहां मजिस्ट्रेट बयान देने वाले को, ये बयान फरियादी का भी हो सकता है, किसी विटनेस का भी हो सकता है, वो रिकॉर्ड करता है, उस बयान को रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड पे लेता है और संबंधित कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में एक क्लोज एनवेलप में भेज देता है, जो जब चार्जशीट पेश होती है तो उसके साथ एनक्लोज हो जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है? यह आवश्यकता है, कई बार जब पुलिस को यह लगता है कि ये बंदा इस स्टेज पर तो सच बोल रहा है, लेकिन बाद में अंडर द इन्फ्लुएंस पता नहीं सच बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो इसके बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने अभी कराने जरूरी है। बाद में पलट सकता है, डर के कारण पलट सकता है, लालच के कारण पलट सकता है, तो कोर्ट के सामने इसके बयान अभी ही करा देना जरूरी है। बेसिकली फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट ट्रायल के दौरान ही आती है, लेकिन यह माना जाता है कि अगर 164 के स्टेटमेंट कोई बंदा देके गया है मजिस्ट्रेट के सामने, तो सामान्यतः यह परसेप्शन है कि वो सच बोला होगा। पुलिस ने अपने मन से बयान जो 161 लिखा है या लिख लिया है, ऐसा नहीं माना जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। आप जो अब सेकंड पूछ रहे थे, थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो मुझे आसानी होगी समझने में। Sir, one case is disposed by the court, but what is the event already we have seen in our naked eyes? Suppose one man already theft something from the shop, and how it is disposed without giving any punishment. Can it be reopened? Under which circumstance case a disposed case can be reopened by other persons? So अभी पहले तो हम ये समझें कि डिस्पोज्ड केस क्या, केस का डिस्पोजल हुआ कैसे। तो केस का डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस दो ही तरीके से होता है, या तो कन्विक्शन हुआ होगा या एक्विटल हुआ होगा। एक जो सामान्यतः लोग ये मान लेते हैं कि डिस्पोजल हो गया, वो डिस्पोजल नहीं होता। एक केस है कि मान लीजिए एक्यूज एब्सकॉन्ड कर रहा है और सालों गुजर गए, तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड रूम में भेज देता है एक स्थायी वारंट इशू करके, परमानेंट वारंट इशू करके, बोले इसको रोज रोज महीने महीने ट्रायल पे चलाने की जरूरत नहीं है, जब एक्यूज मिल जाएगा तो इसको रीओपन कर लेंगे।
सामान्यतः नॉर्मली पब्लिक कंसीडर कि वो वाला केस तो बंद हो गया, वो तो डिस्पोज हो गया। वो डिस्पोज नहीं होता है, दैट इज पार्ड टिल द डेट एक्यूज्ड इज अगेन कॉट और ऑब्टेन्ड। लेकिन अगर वाकई में केस का फाइनल डिस्पोजल हो गया है तो इसका मतलब यह या तो वो एक्विटल पे गया होगा या वो कन्विक्शन पे गया होगा। अगर वो एक्विटल और कन्विक्शन हो चुका है तो फिर केस रीओपन नहीं होगा, उसकी फिर अपील होगी। अगर एक्यूज्ड को बरी कर दिया है तो शासन ने अपील करनी होती है, और अगर एक्यूज्ड को सजा मिल गई है तो एक्यूज्ड खुद अपील कराता है। ये दिस इज जी। थैंक यू थैंक यू पांडे जी। सर मेरा भी एक प्रश्न है, 164 से संबंधित है। कई बार अक्सर देखा जाता है कि 161 में जो स्टेटमेंट ले आते हैं बच्चों के मामले में भी या उसमें भी, 164 में जब नए फैक्ट्स आ जाते हैं जी, क्या उन नए फैक्ट्स को इंक्लूड किया जा सकता है एविडेंस में या आगे के प्रोसीजर्स में, और किस प्रकार किया जा सकता है? अगर हाँ तो थोड़ी देर के लिए 161 के बयान को तो अपन छोड़ ही देते हैं, ये मानते हुए कि 161 के बयान की वैसे भी कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 164 का स्टेटमेंट हो गया, और मान लीजिए बच्चे ने कहा कि साहब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर कमरे में ले जाने की कोशिश की, ये 164 के स्टेटमेंट में है। लेकिन हमको बाद में पता चला कि वो ना केवल हाथ पकड़ा, उसने गोद में भी उठाया और कमरे में ले जाके कमरा अंदर से बंद भी किया। ये फैक्ट हमको जानकारी में आ गया, जो 164 के स्टेटमेंट में नहीं है। तो जब उस बच्चे के फाइनल स्टेटमेंट होंगे, तो उसमें ये कहलवाना होगा बच्चे से, और अब ये यहां दिस इज ब्यूटी ऑफ द गेम। वहां उसको कहलवाते में और क्रॉस में सस्टेन कराते में हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दैट शुड कम नेचुरली, अदरवाइज वो 164 के स्टेटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, कि ऐसा लगेगा कि ये बच्चा ट्यूटर्ड है और ये बच्चा अब झूठ बोल रहा है, पहले ये कोर्ट के सामने सच बोल चुका है। तो ये एक केयरफुल अप्रोच है, कर सकते हैं, लीगली परमिसेबल है, लेकिन ये डबल एज्ड वेपन है। अगर आपने ठीक से हैंडल नहीं किया तो ये फिर एक्यूज को बेनिफिट कर जाता है। और कोई प्रश्न? अभी हमारे पास समय है 5-7 मिनट का, बात कर सकते हैं, ले सकते हैं। जा मधु दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मधु पांडे जी, आप कुछ कह रही हैं? शायद म्यूट है। मेरा पांडे जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है। Actually, we are performing as a chairperson of the CWC, Child Welfare Committee. जी. Actually, childs are divided into two parts. One child is CCL, conflict with law. Another CNCB, child in need of care and protection. Mainly, we are concerned with the CNCB child. Sometimes a girl child came to us, or a girl is rescued, but she is not in a position to tell all the facts to us. Anyhow, sometimes in a single room with the presence of our other members, only restricted in terms of the victim child. If the child confessed that something is happened, whether it will be treated as the documented evidence just like a 164 or not? Can we submit this thing to them? No, actually section 164 specifically asks for the requirement that these 164 statement can only be registered before the magistrate. Any statement not recorded before the magistrate will not fall under the definition of a statement of 164. We are not dealing with the child in conflict with law, but this is the first when they're coming, we are referring this case to the police or other JJB board. This is the first instance that we have to face. In this scenario, what can I do? We are not taking the case. Lakshman sir, इसमें probably will be in a situation to answer it better. In that case, you need to refer the case either to POCSO court or the police or the juvenile court as per the circumstances. CWC का मैं अक्सर कहता हूँ, सेक्शन 8 देखिए,
8K और L पढ़िए जे एक्ट का, उसमें FIR कराने की पावर की पूरी प्रोसीजर दी गई है, किस प्रकार CWC JJB की सहायता से FIR करा सकती है। FIR कराने की शक्तियां CWC को नहीं दी गई हैं, उसमें आपको रिफर ही करना पड़ेगा सारे केसेस। मधु दीदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो हाँ, समीर साहब अपनी बात रखें, सैयद साहब जी। आपका माइक अनम्यूट नहीं है। जी सर। जी सर आ रही है आवाज मेरी? जी हाँ, आ रही है, बोलिए। आ रही है। हाँ विकास सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम वक्त में यानी दरिया को कूजे में कैद करने वाली बात की आपने, यानी